तो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 28 अक्टूबर को द हिंदू के 2 आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। पिछले 3-4 दिन से हम लोग आर्टिकल डिस्कस नहीं कर पा रहे थे, जिसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। पर थोड़ी सी मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, उसके बाद मुझे घर भी आना था, तो ट्रैवलिंग का भी इशू था, इसलिए हम लोग डिस्कशन नहीं कर पाए। अब मंडे से लगातार हम लोग कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करूँगा अर्ली मॉर्निंग जो है मैं आपका एनालिसिस डाल दूँ। सो आज जो 2 आर्टिकल डिस्कस करेंगे वो है वाई इज़ दिल्ली एयर क्वालिटी डिटोरेटिंग, जो वन ऑफ द मेन रीज़न जिसके कारण मेरी तबीयत भी ख़राब हुई है। एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा वर्सन हो चुकी है और हम समझेंगे कि ये स्टबल बर्निंग कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है दिल्ली की एयर क्वालिटी डिटोरिएशन के लिए। दूसरा आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है कार्बन क्रेडिट एज अ कंसेप्ट। कार्बन क्रेडिट होता क्या है और इसको एक बढ़िया से एग्जांपल से समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे प्रोवाइड की गई होगी। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है वाई इज दिल्लीज एयर क्वालिटी डिटेरिएटिंग। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS1 GS3 मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। पहले भी हम दिल्ली एयर पॉल्यूशन के बारे में बात कर चुके हैं। यूपीएससी मेंस में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और बार बार ये चीज़ें रिपीट हो रही है। हर साल का है, ऑलमोस्ट हर साल दिल्ली में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में बहुत ख़तरनाक एयर पॉल्यूशन होता है। इतना ख़तरनाक, कई बार सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई है स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कहा है कि दिल्ली पूरा गैस चैम्बर बन जाता है। उसके बावजूद भी ये हर साल की रिकरिंग फेनोमेना है। कुछ खास इस पर चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। उसी से रिलेटेड यहाँ पर आर्टिकल डिस्कस करेंगे। मेनली हम जो डिस्कस करेंगे वो है दिल्ली का एयर पॉल्यूशन क्यों होता है, मेन रीज़न क्या है, क्या क्या फैक्टर हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं। शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट। विद द विड्रॉल ऑफ साउथ वेस्ट मानसून एंड द ऑनसेट ऑफ विंटर, द एयर क्वालिटी इन दिल्ली हैज़ स्टार्टेड टू नोज डाइव। सो एयर क्वालिटी लगातार क्या हो रही है, गिर रही है। उसका रीज़न क्या है, विड्रॉल ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। विड्रॉल का मतलब जो हवाएं हैं वो चलना बंद हो गई। हवाएं चलना बंद हो गई, उसके कारण एयर क्वालिटी ख़राब हो रही है। समझेंगे इसे आगे डिटेल में। और दूसरा, विंटर ऑनसेट हो रहा है, ठंड बढ़ती जा रही है, उसके कारण भी जो एयर क्वालिटी है वो पुअर हो रही है। इसे भी आगे समझेंगे। This week, the city and its adjoining territory have consistently recorded particulate matter 2.5 level exceedingly 300 और very poor air quality. So, एयर क्वालिटी इंडेक्स देखा जाए इस हफ्ते का, PM 2.5 की वैल्यू 300 से ऊपर हो चुकी है। अब 300 से ऊपर हो गई PM 2.5 की वैल्यू, इसका मतलब कौन सी कैटेगरी में आ रही है, वेरी पुअर। वेरी पुअर एयर क्वालिटी है अभी दिल्ली की। अभी जाओगे तो रेस्पिरेटरी इशू होंगे और मुझे अभी रिसेंटली रेस्पिरेटरी इशू ऑलमोस्ट हो ही रहे थे, बीमार भी हो गया था मैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी। सो अभी जो एयर क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है और आने वाले कुछ हफ्तों में ये एयर क्वालिटी और भी ज़्यादा ख़राब होगी। As is now an established pattern, the decline in air quality coincides with the burning of farm stubble. ये ऑलमोस्ट पैटर्न बन चुका है कि पंजाब में जो स्टबल बर्निंग होती है, जो पराली जलाई जाती है, उसके साथ साथ दिल्ली में जो एयर पॉल्यूशन है वो बढ़ते चला जाता है। और एक बहुत बड़ा फैक्टर है पराली का जलना, जिससे एयर पॉल्यूशन दिल्ली में बढ़ जाता है। ठीक, तो ये पराली का जलना स्टबल बर्निंग है क्या, इसे समझते हैं। आखिर क्यों जला रहे हैं किसान, क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई स्टबल बर्निंग करने से दिल्ली वालों की हालत ख़राब हो रही है। पंजाब के किसानों का दोष क्यों है, क्या है और क्यों ये चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही है, ये वाली चीज़ें समझ लेते हैं। Stubble burning refers to traditional practice of farmer burning the remnants of paddy stalks after harvesting. So जो पैडी है, चावल की खेती की थी यहाँ पर पंजाब में किसानों ने। अब किसानों ने ऑब्वियसली चावल की खेती कब करते हैं, बारिश के मौसम में। खरीफ क्रॉप है तो उस समय चावल लगाया होगा, बोए होंगे, अब उसके बाद उसे हार्वेस्ट करेंगे। अब अगर आप पंजाबियों से पूछें तो उनकी मेन जो क्रॉप है वो कौन सी है, वीट है। वीट सबसे इम्पॉर्टेंट क्रॉप है और वीट लगाना है भाई नवंबर में। नवंबर और अक्टूबर ये
2 महीना उनके पास होता है। उस 2 महीने में उनको चावल की कटाई करनी है कंप्लीट, और जो भी रेमनेंट्स बचे हुए हैं, है ना, ये जो आप फॉडर देख रहे हैं, ये जो आप स्टॉक्स देख रहे हैं, ये इसको किसी ना किसी तरीके से खेत से हटाना होगा, तभी तो नई सीड्स लगाई जा सकेगी। सो इसको हटाने के लिए जो लेबर कॉस्ट है वो बहुत हाई पड़ती है। ये लोग क्या करते हैं, कटाई करने के लिए जो मशीन्स हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, जो क्विकेस्ट वे है ना, जिसके थ्रू कटाई हो सकती है वो मशीन से होती है। और जो मशीन होती है वो पूरी तरीके से फसल को नहीं काटती है, जो पैडी क्रॉप है। तो ये जो रॉ स्ट्रॉ है वो बच जाता है। अब ये स्ट्रॉ को कोई और जो है चारा नहीं होता जलाने के सिवाय, या फिर इसको हाथ से निकालना पड़ेगा। अगर हाथ से ही निकालना था तो फसल ही हाथ से निकाल लेते, फिर इसको अलग से हाथ से निकाल के क्या करेंगे। और आखिर ही तो वैसे भी ये गाय वगैरह के खिलाने में यूज़ होता है एज सच, और तो यूज़ होता नहीं है। हाँ, उसमें यूज़ हो सकता है बायो एनर्जी में, लेकिन बायो एनर्जी में यूज़ करने के लिए प्लांट तक लेके जाना पड़ेगा ना। अब किसान तो प्लांट तक लेके नहीं जाएगा, बेचने नहीं जाएगा, इसकी वैल्यू उनको ज़्यादा पैसे भी नहीं मिल पाते। तो सोचते हैं जितना पैसा में मिल नहीं रहा है उससे ज़्यादा तो लेबर कॉस्ट लग जाएगी इसको काटने में, और अगली क्रॉप आ ही रही है वीट की, जला लेते हैं। जो भी जितना भी है उसको जला देंगे, तो उससे क्या होगा, एक तो धारणा ये भी है कि जलाने से जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी, जो भी है अंदर सब ख़त्म हो जाएगा और अपना सॉइल थोड़े समय में बेहतर हो जाएगी, और उसके बाद फिर वीट लगा लेंगे। ये एक फार्मर की धारणा है पंजाब के। उनके पास समय नहीं है, कॉस्ट बहुत हाई है, और तीसरा ये जो गलत फहमी है कि जला देंगे तो सॉइल की क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाएगी। ये तीनों चीज़ के कारण फार्मर्स जो है ये पैडी के जो स्टॉ हैं उसको जला देते हैं, स्टबल बर्निंग करते हैं, पराली को जला रहे हैं। मेनली यहाँ पर इकोनॉमिक्स वर्क कर रही है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इसको हाथ से नहीं निकाला जा सकता, इसलिए वो लोग जला देते हैं और अगली क्रॉप उन्हें लगानी होती है। सो इसी कारण से ये स्टबल बर्निंग कई ज़माने से चली आ रही है, ऐसा नहीं कि ये आज की प्रॉब्लम है, 1990 से समझ में आ रहा है। सो पहले जो स्टबल बर्निंग थी उसके साथ जो थोड़े बहुत इशू थे वो ये थे कि भाई ये ऑब्वियसली थोड़ा बहुत एनवायरमेंटल इशू तो कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ फार्मर की जो हेल्थ है उससे रिलेटेड कंसर्न भी आने लगे। और अभी रीसेंट डिकेड में जो दिल्ली का पॉल्यूशन है मेनली कौन ड्राइव करता है, ये स्टबल बर्निंग ही ड्राइव कर रही है। सो एयर क्वालिटी इन दिल्ली मेनली वर्सन ड्यू टू द स्टबल बर्निंग ऑफ मेनली पंजाब स्टेट। मेनली पंजाब में ही ज़्यादा ये बर्निंग हो रही है। A study found a strong correlation between wind direction originating from Punjab and Haryana and the resulting pollution level in Delhi। अब विंड का जो डायरेक्शन है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है यार। जब तक ये विंड का डायरेक्शन दिल्ली की तरफ नहीं होगा तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये आग लगी, यहाँ से जो धुआं निकल रहा है ये ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये तो लाइट वेट का होगा, है ना। जो भी आप सिगरेट पीते हो, है ना, पीते तो नहीं हो ऑब्वियसली, लेकिन सिगरेट को आपने देखा होगा धुआं हमेशा ऊपर जाता है। क्यों? क्योंकि गर्म धुआं होता है। जो गर्म चीज़ें होती है वो ऊपर की तरफ बढ़ती है, क्योंकि वो लाइट वेट की होती है। ठंडी चीज़ें हमेशा नीचे रह जाती है। तो जो लाइट वेट का ये धुआं है ये ऊपर बढ़ेगा, ये ऊपर जाएगा। अब ऊपर जब जाएगा तो हवाएं जिस तरफ जिस डायरेक्शन में होगी उस डायरेक्शन में चला जाएगा। तो यहाँ से जितने भी ऐश होंगी ये ऊपर के तरफ जाएगी, है ना। ऊपर बहुत हल्की हल्की ऐश होगी जो जलने के बाद ऐश निकल रही है, और यही ऐश फिर हवा के बहाव में कहाँ पर चली जाती है, दिल्ली में चली जाती है। क्योंकि हवाएं कहाँ पर जा रही हैं, पंजाब से दिल्ली जा रही है। सो पराली यहाँ जला रहे हैं लेकिन ये हवाएं दिल्ली में पहुँच जाती हैं, और इसी के कारण जो एयर क्वालिटी है दिल्ली की बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इन केस ऑफ पंजाब ड्यूरिंग विंटर 54% ऑफ द टाइम द विंड फ्रॉम द स्टेट ब्लू टूवर्ड्स दिल्ली। लगभग 50% टाइम ऐसा होता है कि जो विंड होती है पंजाब से वो किधर जा रही है, दिल्ली के तरफ। और यही जो है हरियाणा में 27% टाइम्स होता है। मतलब 1/4 टाइम ऐसा होता है कि जो भी विंड होगी वो हरियाणा से दिल्ली की तरफ बढ़ेगी, और 50% टाइम ऐसा होता है कि जो भी विंड ओरिजिनेट हो रही है वो पंजाब से दिल्ली जाएगी। सो
ऐसे में अपने साथ ये जो पॉल्यूटेड एयर है, जो ऐश वाली एयर है, वो भी अपने साथ दिल्ली लेकर जाती है। एवरी एडिशनल फायर इंसिडेंट वॉज को रिलेटेड विथ एन इंक्रीज इन PM 2.5 लेवल ऑफ 12.44 यूनिट। एक भी अगर फायर इंसिडेंट बढ़ता है तो उसके साथ साथ PM 2.5 की वैल्यू 12 यूनिट इंक्रीज हो जाती है एक फायर इंसिडेंट से। समझ पा रहे हो? सो यहाँ पर डायरेक्ट कोरिलेशन है स्टबल बर्निंग का और दिल्ली एयर क्वालिटी का। The role of stubble burning to air quality was on average 22% and peaked to as much as 35%. So दिल्ली में जो एयर क्वालिटी ख़राब हो रही है उसमें लगभग 22% कॉन्ट्रीब्यूशन स्टबल बर्निंग का होता है ऑन एन एवरेज। और अगर पीक की बात करें तो पीक में स्टबल बर्निंग का कंट्रीब्यूशन 35% के अराउंड होगा। इसका मतलब टोटल एयर क्वालिटी जो दिल्ली में ख़राब हो रही है उसमें 35% कंट्रीब्यूशन पीक लेवल पर स्टबल बर्निंग जब होती है तब 35% उसका रहता है। चीज़ें क्लियर है क्या? अब यहाँ पर कोरिलेशन दिया हुआ है कि किस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स गिरते गया है जैसे जैसे फायर के केसेस बढ़े हैं। फॉर इंस्टेंस अक्टूबर 8 से 19 के बीच में जो फार्म फायर थी वो बहुत कम थी, लेस देन 1.2% थी ऑफ द PM 2.5 लोड इन दिल्ली। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो जो AQI था वो केवल 130 से 198 के बीच में था, मॉडरेट पॉल्यूशन कैटेगरी में था। सडनली अक्टूबर 21 को जो स्टबल बर्निंग है वो इंक्रीज़ हुई और उसका रिलेटिव कंट्रीब्यूशन इंक्रीज़ होकर 3.2% हुआ और आपका जो AQI है वो सडनली इंक्रीज़ हुआ, वेरी पुअर पहुंच गया, 310 पर पहुंच गया। और फिर 16% के आसपास जो है रिलेटिव कंट्रीब्यूशन हुआ स्टबल बर्निंग का, है ना। 16% कंट्रीब्यूशन दिल्ली की एयर क्वालिटी में। और AQI की वैल्यू कहाँ पहुंच गई? 364 पे पहुंच गई, वेरी पुअर कैटेगरी, स्टिल वेरी पुअर कैटेगरी में। उसके बाद फिर ये अक्टूबर 26 को स्टबल बर्निंग का कंट्रीब्यूशन 14.5%, थोड़ा सा डिप किया, 16 से कहाँ पहुंचा? 14.4। और एयर क्वालिटी इंप्रूव हो गई, हालांकि पुअर क्वालिटी ज़रूर रही लेकिन एयर क्वालिटी क्लियरली हम यहाँ देख सकते हैं एक पैटर्न। AQI डायरेक्टली किस पर डिपेंड कर रहा है? स्टबल बर्निंग की फ्रीक्वेंसी पर और इसके कंट्रीब्यूशन पर। जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा स्टबल बर्निंग का, जितने ज़्यादा फार्म फायर होंगे, उतना ही ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स पुअर कैटेगरी में रहेगा न्यू दिल्ली और दिल्ली में। चीज़ें क्लियर है? What is the inference from this observation? The transitioning period from the withdrawal of the monsoon to the onset of winter causes a sharp drop in wind speed and cause air pollutant to have hover closer to the ground rather than being flushed away to the higher realm of the atmosphere. In this situation, any additional source of pollutants such as stubble burning can dramatically spike the pollutant load in Delhi. Also, nearly 55% of pollution in New Delhi originate outside its territory border, as a study have shown. Thus, relatively small spike can push the index as much as 100 points. So बेसिकली यही बोल रहा है कि अभी जो हमने इन्फरेंस निकाला वो यही है कि दिल्ली में ठंड के समय में प्रॉब्लम ये होती है कि हवाएं चलना बंद हो जाती हैं। साउथ वेस्ट मानसून पूरे तरीके से रिट्रीट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। अब हवाएं जब नहीं चलेगी तो लेट्स से कि जो सफाई करने वाले कर्मचारी सुबह सुबह झाड़ू लगाते हैं, अगर वो झाड़ू लगाएंगे तो बहुत सारी धूल उड़ेगी। वो धूल बहुत समय तक के हवा में रहती है, ग्राउंड लेवल पर रहती है। अगर उसमें पानी नहीं डाला गया तो वो जो धूल होगी वो यहाँ पर आप जब वॉक करेंगे तो आपके अंदर सीधे वो PM 2.5 और PM 10 आपके अंदर जाएगा, आप इनहेल कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि वो ग्राउंड पे सेटल नहीं हुई है, हवा उसको लेकर नहीं जा रही है एक जगह से, क्योंकि हवा चल ही नहीं रही है, बहुत काम विंड्स हैं। तो ओवरऑल पानी नहीं गिरता है, हवाएं चल नहीं रही हैं, तो जितनी भी धूल उड़ रही है वो सारा का सारा पॉल्यूटेंट का काम कर रही है और एयर क्वालिटी को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रही है। अब ऐसे में स्टबल बर्निंग हो जाए और यहाँ से ऊपर साइड से पूरी ऐश, फ्लाई ऐश आ रही है, तो ऑब्वियसली जो एयर क्वालिटी होती है वो और ज़्यादा ख़राब हो जाती है विंटर के टाइम पे। अब विंटर के टाइम पे स्टबल बर्निंग क्यों होती है? क्योंकि मैंने बताया ना, खरीफ और रबी के बीच का पीरियड है अक्टूबर नवंबर, उसी में तो जो खरीफ की जो क्रॉप है, पैडी का जो बचा हुआ रहता है स्टॉक्स, उसको जलाना होता है, पराली को जलाना होता है, इसलिए नवंबर दिसंबर में ये प्रॉब्लम आती है। और उसी समय हवाएं भी नहीं चल रही होती। अगर यही फरवरी मार्च में अगर आप लगाओगे आग
तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। अप्रैल में लगाओगे तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, उस समय हवाएं चलती रहती है तो इतना दिक्कत नहीं है, जो भी आएगा फ्लाई ऐश ऊपर उड़ते निकल जाएगा दिल्ली से। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि विंड नहीं चल रही होती है, तो ये जितना भी हवाएं आ रही हैं अपने साथ फ्लाई ऐश लेके आ रही है वो दिल्ली में आके थम जाती है, और उसके बाद फिर जितना भी पॉल्यूशन है वो दिल्ली में हो रहा होता है। चीज़ें क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, सो स्टबल बर्निंग द सोल विलन इन दिल्ली एयर पॉल्यूशन। क्या स्टबल बर्निंग ही अकेला रीज़न है दिल्ली के एयर पॉल्यूशन का? तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा यहाँ पर पूरे एविडेंस दिए हुए हैं कि जो स्टबल बर्निंग है उसके कारण जो इंडेक्स था वो 285 तक पहुँचा था AQI इंडेक्स, और उसके बाद ये कम होकर के 173 हो गया। लगभग 65 AQI कम हुआ है AQI लेवल, ठीक है। स्टबल बर्निंग ऑलमोस्ट हाफ हो चुकी है हरियाणा में, और पंजाब में इसके इंसिडेंट्स भी बहुत कम हो चुके हैं। सो लगातार फायर इंसिडेंट्स हरियाणा और पंजाब में कम हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो इंडेक्स इंप्रूव हुआ है वो केवल 65 पॉइंट हुआ है। इसका मतलब क्या है, और भी सारे फैक्टर्स होंगे जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगे जिसके कारण एयर पॉल्यूशन हो रखा है। स्टेबल बर्निंग सिर्फ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे कि अक्टूबर में तो स्टबल बर्निंग है, नवंबर में भी है, लेकिन दिसंबर, जनवरी और फरवरी की बात करें उस समय जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो वेरी पुअर इवन सीवियर कैटेगरी में होता है, और 400 प्लस जो है PM 2.5 की वैल्यू होती है, तब तो स्टबल बर्निंग नहीं होती, तब भी जो है इतना ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़राब होता है, एयर क्वालिटी इतनी पुअर होती है, इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम सीवियर लेवल पर होती है। तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा दिल्ली के एयर पॉल्यूशन के लिए? इसका मतलब और भी कोई सारे फैक्टर हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं। वो कौन से फैक्टर हैं वो देख लेते हैं। स्टबल बर्निंग केवल और केवल 15% जो है रिस्पॉन्सिबल होती है दिल्ली की एयर क्वालिटी के लिए। इसका मतलब अगर स्टबल बर्निंग पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए तो AQI 15% कम हो जाएगा, बस इससे ज़्यादा और ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा जो दिल्ली में ट्रांसपोर्टेशन के कारण पार्टिकुलेट मैटर इंक्रीज हो रहा है, जो ट्रांसपोर्टेशन के कारण पॉल्यूशन हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लगभग 18% जो पॉल्यूशन है दिल्ली में वो व्हीकल्स और व्हीकुलर पॉल्यूशन के कारण हो रहा है। 18% PM 2.5 लोड, 18% कॉन्ट्रीब्यूशन कौन कर रहा है? व्हीकल पॉल्यूशन, है ना, व्हीकल कंबशन के कारण। चीज़ें क्लियर है। IIT Kanpur, IIT Delhi and TERI consortia analysis of the sources of pollution in Delhi found that the real-time source apportionment of PM 2.5 results show secondary inorganic aerosol which travel from beyond Delhi contribute the highest to Delhi pollution load. The average of winter pollution source apportionment shows SIA 32% and biomass burning within and outside Delhi 24% contribute the most, followed by the vehicle at 17%. So सोर्सेज में SIA का कंट्रीब्यूशन 32% है। अभी SIA क्या होता है ये देख लेते हैं। दूसरा है आपका बायोमास बर्निंग जो कि दिल्ली में और आउटसाइड हो रही है, उसका कंट्रीब्यूशन 24% है, और व्हीकल का कंट्रीब्यूशन 17% है। ठीक। द SIA फॉर्म व्हेन गैसियस प्रिकर्सर्स लाइक सल्फर डाइऑक्साइड SOx, नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx एंड अमोनिया NH3 रिएक्ट टू फॉर्म अमोनियम सल्फेट और अमोनियम नाइट्रेट। सो जो SIA है ये कब फॉर्म होता है? जब SOx, NOx और NH3 ये रिएक्ट करते हैं और अमोनियम सल्फेट और अमोनियम नाइट्रेट बनाते हैं। ये जब अमोनियम सल्फेट अमोनियम नाइट्रेट बनता है तब SIA फॉर्म होता है, और मेनली जो पॉल्यूशन हो रहा है PM 2.5 जो लोड है वो किसके कारण है? SIA के कारण है, और मेनली ये SIA दिल्ली के बाहर से आ रहा होता है। जैसे कि बाहर जो इंडस्ट्री लगी होगी उनके कारण ये SIA जो है दिल्ली में आ रहा होगा, और फिर उससे पॉल्यूशन हो रहा होगा। दूसरा बायोमास बर्निंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना, जो बायोमास जला रहे हैं उसके कारण पॉल्यूशन हो रहा है। थर्ड व्हीकुलर पॉल्यूशन है, व्हीकल के कारण जो कंट्रीब्यूशन है वो थर्ड नंबर पे है। फोर्थ नंबर में आपका क्या आएगा? स्टबल बर्निंग। ठीक है। सो स्टबल बर्निंग इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो मेन जो दिल्ली का पॉल्यूशन है वो SIA के कारण हो रहा है, और
अगर आप ओवरऑल देखेंगे जो सोर्सेज हैं वो दिल्ली के बाहर के हैं। 84% जो सोर्सेज हैं वो दिल्ली के बाहर के होने के कारण जो कंट्रीब्यूशन है वो दिल्ली के लोगों का कम है दिल्ली पॉल्यूशन में, बाहर के लोगों का है। इसलिए हमेशा बोलते हैं कि कोऑर्डिनेटेड एक्शन की ज़रूरत है। मल्टीपल स्टेट के को कोऑर्डिनेटेड एक्शन लेना पड़ेगा। कौन से यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, है ना, दिल्ली एनसीआर का पूरा रीजन, जितने भी स्टेट हैं सारे स्टेट अगर कोऑर्डिनेटेडली एक्ट नहीं करेंगे तो ये पॉल्यूशन कभी ख़त्म नहीं हो पाएगा। सो ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल हो जाएगा। एक बार मैं आपको और बता देता हूँ दिल्ली में पॉल्यूशन अभी क्यों इतना ज़्यादा बढ़ने वाला है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है स्टबल बर्निंग। पराली जलाएंगे तो जो भी पंजाब से हवाएं दिल्ली आएगी वो अपने साथ फ्लाई ऐश लाएगी। अब दिल्ली में जो हवाएं हैं वो थमी हुई हैं और अपने साथ ये जो फ्लाई ऐश लेकर आ रहे हैं, ये फ्लाई ऐश भी दिल्ली की हवा में, भारी हवाओं में, जहाँ बहुत सारी धूल वाली हवा है, भारी हवा है जो कि इधर उधर मूव नहीं हो रही है, वो इसमें फ्लाई ऐश को ला के रख देंगे। अब आप मूव करोगे, यहाँ से वॉक करोगे तो ये सारा फ्लाई ऐश आप इनहेल करोगे, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाएगी, एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। अब अगर पानी डाल दिया जाए इसमें तो ये जो जितनी भी धूल होगी वो ग्राउंड पे सेटल हो जाएगी और आपका पॉल्यूशन कम हो जाएगा। तो एक सॉल्यूशन हमेशा सुना होगा आपने कि क्लाउड सीडिंग कर देते हैं, पानी गिरवा देते हैं, उससे पॉल्यूशन ख़त्म हो जाएगा। ये एक टेम्पररी मेजर है, परमानेंट है नहीं। सरकार कोशिश कर रही है कि क्लाउड सीडिंग करके पानी गिराया जाए ताकि पॉल्यूशन कम हो सके दिल्ली में, लेकिन ये हर साल होता है। स्मोक टावर भी लगाते हैं लेकिन उससे भी कुछ ज़्यादा हो नहीं पाता है। तो पहला फैक्टर स्टबल बर्निंग। दूसरा व्हीकल पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा व्हीकल पॉल्यूशन होने के कारण NOx SOx रिलीज़ हो रहा है। ठीक, इसके अलावा SIA के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। SIA जो है का फुल फॉर्म है सेकेंडरी इनऑर्गेनिक एरोसॉल। सेकेंडरी इनऑर्गेनिक एरोसॉल के कारण जो कंट्रीब्यूशन है लगभग 34% के अराउंड है। और इसके अलावा बायोमास बर्निंग, है ना। दिल्ली की आप सिर्फ सिटी की बात मत करिए, आसपास के जो गांव का एरिया है उसकी भी बात करेंगे। आसपास जो इंडस्ट्री है उसके कारण SIA बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। आसपास जो व्हीकल मूव कर रहे हैं उसके कारण SIA आ रहा है। तो ओवरऑल दिल्ली के लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ 16% है पॉल्यूशन बढ़ाने में। 84% कॉन्ट्रीब्यूशन आसपास के स्टेट्स का है। ये कंप्लीट आर्टिकल था। होपफुली ये आर्टिकल क्लियर हो जाएगा। इसलिए हमें जो सॉल्यूशन चाहिए वो कोऑर्डिनेटेड सॉल्यूशन चाहिए। कार्बन क्रेडिट, द राइट टू एमिट, आर्टिकल द हिंदू में आया है। कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ये समझा दे रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, प्री में भी आ सकता है और मेंस में तो आपको आंसर में यूज़ करना ही करना है। सो कार्बन क्रेडिट एक क्लाइमेट फाइनेंस करने के लिए एक न्यू इंस्ट्रूमेंट है जो कि पेरिस एग्रीमेंट में फाइनलाइज किया गया था। कहा गया था कंट्रीज़ को कि वो सब लोग कार्बन क्रेडिट एज ए इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करें सो दैट कि क्लाइमेट फाइनेंस किया जा सके। सो ये कार्बन क्रेडिट है क्या, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। कार्बन क्रेडिट गिव्स यू अ लाइसेंस टू एमिट 1000 kg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और इक्विवेलेंट। सो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दो कंपनी हैं, एक का नाम है किया, एक का नाम है टाटा। दोनों कार बना रही हैं और टाटा जो कार बना रही है वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड से बना रही है और इनके कारण 1000 kg ऑफ CO2 एमिशन नहीं हुआ है। हालांकि उसके कारण जो कॉस्ट है कार की वो 10 लाख रुपए हो गई। किया एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड यूज़ नहीं कर रही है, CO2 एमिशन 1000 kg हुआ है लेकिन इनकी कार 8 लाख रुपए की है। अब नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि ऑब्वियसली जो मिडिल क्लास आदमी है वो 8 लाख की कार खरीदेगा, वो टाटा के पास नहीं जाएगा। एनवायरनमेंट फ्रेंडली से उसको ज़्यादा मतलब अभी है नहीं क्योंकि 2 लाख रुपए बच रहा है ना। अभी इमीडिएट कंसर्न उसके लिए मनी है, तो वो 8 लाख की कार खरीदेगा। ऐसे में टाटा का मार्केट गिरते चला जाएगा। धीरे धीरे टाटा मार्केट से बाहर भी हो सकती है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। तो सरकार क्या करेगी? सरकार बोलेगी कि जब भी आप कार बनाएंगे तो आपको एक लिमिटेड जो है गाइडलाइंस को फॉलो करना है। लिमिटेड CO2 एमिशन जो है आपका रिलीज़ होना चाहिए, लिमिटेड CO2 एमिशन रिलीज़ होना चाहिए। अब मान लीजिए कि टाटा ने जो CO2 एमिशन था वो जितना होना चाहिए था उससे 1000 kg कम किया है एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड का यूज़ करके। तो वो क्या करेगा? वो बोलेगा कि मैंने 1000 किलो CO2 एमिशन नहीं किया है, ऐसा करो मेरे को एक सर्टिफिकेट दे दो आप। तो सरकार के पास जाएगा, सरकार बोलेगी ठीक है ये सर्टिफिकेट ले लो, आप 1000
केजी का CO2 एमिशन आपने नहीं किया है, आप चाहें तो इस सर्टिफिकेट को कहीं भी बेच सकते हैं, किसी को भी बेच सकते हैं। ठीक, अब टाटा बोलेगा ठीक है, ये सर्टिफिकेट उसने रख लिया, या फिर नेक्स्ट टाइम अगर टाटा चाहे तो इसी सर्टिफिकेट का खुद ही यूज़ कर ले और 1000 kg एक्स्ट्रा CO2 एमिशन करे अगर वो चाहे तो। किया के साथ प्रॉब्लम हो गई कि उसने 1000 kg CO2 एमिशन ज़्यादा कर दिया। अब लिमिट थी मान लीजिए कि 5000 की, उसने 6000 kg कर दिया। अब 6000 कर दिया तो 1000 kg ज़्यादा किया, उसने जो गाइडलाइंस थी उसको फॉलो नहीं किया, ये तो गलत है, हालांकि उसकी कॉस्ट कम हो गई। तो अब उसे 1000 kg का कार्बन क्रेडिट खरीदना पड़ेगा। अब किससे खरीदेगा? टाटा से। टाटा कितने में देगा? 2 लाख रुपए में। क्यों नहीं देगा 2 लाख रुपए में? क्योंकि भाई 2 लाख रुपए उसको भी लग गए, है ना, अपना कार्बन क्रेडिट कमाने में, तो वो 2 लाख रुपए में बेचेगा तो दोनों की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 10 लाख हो जाएगी। दोनों ही सस्टेन करेंगे, दोनों ही फाइट करेंगे दूसरे फैक्टर पर अदर देन प्राइसिंग। ठीक, सो ऐसे में टाटा भी चलते रहेगा और किया भी चलते रहेगा और एनवायरनमेंट भी बचा रहेगा। सो कार्बन क्रेडिट से हो क्या रहा है कि सरकार कैप कर दे रही है कितना एमिशन होगा, जो कम एमिशन करेगा वो क्रेडिट कमाएगा, जो ज़्यादा एमिशन करेगा वो क्रेडिट खरीदेगा, जो क्रेडिट कमाएगा वो सेल करेगा क्रेडिट जो ज़्यादा कर रहा है उसको। तो ओवरऑल ये ज़ीरो सम गेम है। अगर सभी लोग कम करेंगे तो बेनिफिट होगा, अगर सभी लोग, कुछ लोग कम करेंगे कुछ ज़्यादा करेंगे तो ओवरऑल जो कार्बन एमिशन है जितनी गाइडलाइंस होगी उतना तो होगा ही होगा। सो कोशिश करना चाहिए सरकार को कि ये जो कैप एंड कंट्रोल मेथड है इसको ज़्यादा यूज़ ना किया जाए, ज़्यादा फोकस इस पे किया जाए कि जो भी गाइडलाइन सरकार दे रही है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। 6000 होना ही नहीं चाहिए, 5000 सबको ही करना है। 4000 कर लिए तो और भी अच्छी बात है, 3000 कर लिए तो और भी अच्छी बात है, लेकिन धीरे धीरे 5000 kg अगर है तो 5000 ही करें, है ना। लेकिन कार्बन क्रेडिट भी एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल था। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।